नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसका जो वीडियो हो जाता है ये हो जाता है आज का 7 नंबर का। इससे पहले हमने 7 वीडियो आपको इसमें करा दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे वही हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। केवल वही टॉपिक जो है हमने यहाँ पर लिया है। और आप जानते हैं क्वेश्चन का लेवल, आपने भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देखा है 1 महीने पहले, तो उसमें किस तरह का लेवल था आपके क्वेश्चन का, तो वो आपने देखा। उसी हिसाब से जो है हमने बिल्कुल डिटेल वाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको कराया है। और ये लगभग 7-8 वीडियो में जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये 7वां वीडियो है, एक वीडियो जो है इसकी और बनेगी। ठीक है, तो 8 वीडियो में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारी चलेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम आपको कराएंगे इंडियन ज्योग्राफी। और उसके बाद हम आपको कराएंगे जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिस्ट्री बच जाएगी। हिस्ट्री के बाद आपका आ जाता है जो आपके मूवमेंट बच जाते हैं, जितने भी आपके मूवमेंट हैं वो सारे अलग से कराएंगे। और इसके बाद हमारी आ जाएगी इकोनॉमी, जो सबसे हार्ड पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है ये हो जाएगा महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित। महान्यायवादी और महाधिवक्ता से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, वो सब आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ बताया गया है सबसे पहले जो भारत के महान्यायवादी हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहीं से बन जाता है। आपसे पूछा गया है कि महान्यायवादी जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो ये जो आर्टिकल है ये हो जाता है आपका 76, याद रखना है आपको। इसके बाद यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का और इसको कहा जाता है महान्यायवादी। तो इसको कहा जाता है महान्यायवादी। इसके बाद इनके कर्तव्य में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक रूप स्वरूप के ऐसे कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर उनको निर्देशित करते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्देश पर ही वो अपने कर्तव्यों का जो है संबंधित अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समय समय पर राष्ट्रपति के जो है वो सलाह भी देते रहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त कर देता है। जिसमें ये कहा गया है 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की योग्यता है, जो भी योग्यता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, उस योग्यता को धारण जो करेगा वो ही केवल भारत का महान्यायवादी बन सकता है। और उसको जो नियुक्त करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो यहाँ से भी तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसके बाद जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा वो ही पारिश्रमिक मिलेगा आपके महान्यायवादी को और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि किंतु वह ना तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और ना ही सरकारी सेवक माना जाएगा। ठीक है, ना ही तो वो पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और ना ही वो सरकारी सेवक माना जाएगा। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। जो आपका महान्यायवादी होता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य में जाकर सभी न्यायालयों में सुनवाई का उसको अधिकार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है जो इंडियन पॉलिटी हमने आपको कराई है, इसमें इसी तरह से हमने पूरी डिटेल वाइज जो है पूरा टॉपिक ये कवर कराया है। इसके बाद महान्यायवादी की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल, इसके अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो महान्यायवादी उसकी सहायता के लिए कुछ और भी जो है मेंबर बने हैं। इनको एक को कहा जाता है जो सोलिसिटर जनरल और दूसरों को कहा जाता है अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल। ये होते हैं महान्यायवादी की हेल्प करने के लिए। इसके बाद भारत का जो महान्यायवादी है ये संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, आपसे
ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है या नहीं होता है, और वो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, महान्यायवादी का नाम लेते ही समझेंगे कि ये तो भारत का जो है संसद का सदस्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारत का महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति में बैठक में बोल सकता है और उसे मत देने का अधिकार भी नहीं होता है, और ये कहा गया है अनुच्छेद 88 यानी 88 के अंतर्गत। अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, और ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 105 के अनुसार। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसको संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, यानी जो अधिकार दिए गए हैं संसद के सदस्य को वो सभी जो है भारत के महान्यायवादी को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ कहा गया है 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता, जो राज्य में होता है महाधिवक्ता, और जो आपका भारत सरकार का है वो है महान्यायवादी। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा एडवोकेट जनरल, ये है राज्य का, और इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 165 के अनुसार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो राज्य का है वो 165 के तहत जो है राज्य का महाधिवक्ता उसको कहा जाएगा, यानी एडवोकेट जनरल। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च अधिकारी विधि अधिकारी कौन है? वो है आपका महान्यायवादी। और राज्यों की बात करेंगे तो राज्य में आपके हो जाएंगे सर्वोच्च विधि का अधिकारी, इसको कहा जाएगा महाधिवक्ता को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। इसके बाद महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और जो राज्य में महाधिवक्ता तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। जो आपका है महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। जो महाधिवक्ता है राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इसको प्राप्त है, किसी भी न्यायालय में जाकर ये सुनवाई कर सकता है। अगला पॉइंट है आपका महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है और उसे संबोधित भी कर सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। ठीक है, मत नहीं देगा जो आपका महाधिवक्ता है, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है और उसको संबोधित भी कर सकता है। इसके बाद महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन भी करता है। जो भी आपके विधिक कार्य होते हैं उनका संपादन करेगा महाधिवक्ता। एक आपसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनेगा, जो आपके होते हैं वेतन, और वेतन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेतन से क्या पूछा जाएगा, आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सुमेलित करने के लिए कौन सा किसका वेतन है वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखना आपको राष्ट्रपति का वेतन, तो ये हो जाता है 5 लाख रुपए, और इसमें भी जो है ये कर मुक्त होती है। जो राष्ट्रपति की इनकम होती है ये आपकी हो जाएगी कर मुक्त, यानी कर इनको नहीं देना होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन हो जाएगा 4 लाख रुपए, राज्यपाल का हो जाएगा 3,50,000 रुपये, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका हो जाता है 2,80,000 रुपये मासिक वेतन। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं वो होता है आपका 2,50,000 रुपये, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो भी होता है 2,50,000 रुपये। उच्च न्यायालय में जो आपके अन्य न्यायाधीश हैं जो छोटे होते हैं वो हो जाएंगे आपके 2,25,000 रुपये, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो वेतन है वो हो जाएगा 2.5 लाख रुपये, यानी 2,50,000 रुपये। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन की बात करेंगे तो ये भी आपका 2,50,000 रुपये यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये हमारा अगला पॉइंट हो जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए देख लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी। भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली, संघ और राज्य दोनों स्तरों का नियंत्रण करता है। ये जो है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पद हो जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, और ये जो भी हमारे देश में जो वित्तीय प्रणाली है, चाहे वो संघ में है चाहे वो राज्य स्तर पर है, उसका ये नियंत्रण करता है। सब कुछ जो है अपने नियंत्रण में ये रखता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो किस में है, ये हो जाता है आपका आर्टिकल 148 में।
ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति भी की जाती है। इसके बाद यह सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। जो सार्वजनिक धन है उसका संरक्षक कौन होता है, तो ये हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान भी इसको माना जाता है। इसके कार्यकाल की बात की गई तो 6 वर्ष का इसका कार्यकाल हो जाएगा। और इससे पूर्व अगर उसकी आयु जो है 65 वर्ष हो गई है तो 65 वर्ष जब वो प्राप्त कर लेगा तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है, ठीक है। यानी 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक वो जो है पद पर आपका बना रह सकता है। और अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो फिर वहाँ पर छुट्टी अपनी ले लेगा। इसके बाद यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके बाद इसकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, किंतु इसे उसी रीति या साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये कहा गया है लेखा परीक्षक के संबंध में। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसको अगर हटाना है तो इन पर अगर कदाचार साबित हो गया है या फिर इनमें असमर्थता है यानी समर्थ नहीं है अपने काम को करने में, तो इनको फिर उस हिसाब से वहां पर हटा दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। जो केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट है उसको राष्ट्रपति को देने का कार्य भी करता है आपका लेखा परीक्षक। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर भी रखते हैं। इसके बाद आपकी आ जाएगी जो भारत की संचित निधि है। तो भारत की संचित निधि आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 266 के तहत। और आर्टिकल 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। और इसमें संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। कोई भी जो आपको राशि निकालनी है संचित निधि से तो उसमें जो एक विनियोग विधेयक पारित करना होगा, उसके बाद ही वहाँ से संचित निधि से जो है धन निकाला जा सकता है, अन्यथा वहाँ से धन नहीं निकाला जा सकता है। और भारत की जो संचित निधि है वो भारित व्यय है। कौन कौन से भार होते हैं संचित निधि पर, यानी जो संचित निधि है वो किस किस को जो है आपको मिलती है। तो संचित निधि के द्वारा जो है राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है और अन्य जो व्यय हुए हैं वो सभी भारत की संचित निधि पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा और सभापति और उपसभापति के जो वेतन है वो भी आपके मिल जाएंगे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भी आपकी भारत की संचित निधि पर निर्भर होती है। और एक और मिल जाते हैं यहाँ पर जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनका वेतन, भत्ता और पेंशन जो है ये भी निर्भर होती है भारत की संचित निधि पर। इसके बाद यहाँ पर दिखाई गई जो आकस्मिकता, यानी अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस स्थिति में जो है क्या होगा, तो संविधान का अनुच्छेद 267 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति ये देता है। जो आकस्मिक निधि है उसको सृजित करने की शक्ति देता है आर्टिकल 267। इस निधि का गठन भारत की जो आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 द्वारा किया जाता है। ये जो आकस्मिक निधि अधिनियम है ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस निधि का जो गठन है भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक बनेगा वो बनेगा राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका हो जाती है क्या क्या, इससे इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो ये बन जाएगा भारत की जो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद हो जाता है 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता जो हैं ये शामिल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो राज्य की कार्यपालिका उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो आपको बता दिया गया है, राज्यपाल हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद और एक आपके हो जाएंगे जो महाधिवक्ता होते हैं। ये सभी जो है राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। और जो राज्य की कार्यपालिका ये संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद हो जाएगा 153 से 167 तक। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है राज्यों से, वो बन जाता है राज्यपाल यानी गवर्नर।
और यहाँ कहा गया है जो राज्यपाल है राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, यानी संविधान में भी इसका उल्लेख है और ये संवैधानिक प्रमुख माना जाता है राज्य का। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति का प्रधान होता है वो भी राज्यपाल को ही कहा जाता है। और राज्यपाल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, तो राज्य की जो कार्यपालिका उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा राज्यपाल, उसी में देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री परिषद होती है, और इसके अंतर्गत ही आपको एडवोकेट जनरल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने समझ लिया किस तरह से इसका डिवाइड किया गया है। और राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। राज्यपाल के बारे में कहा गया है ये स्वयं या फिर जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो हमारी कार्यपालिका की शक्तियां हैं उनका उपयोग करता है। और इस तरह से यहाँ पर 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है एक आर्टिकल 153 के अनुसार, यानी 153 में ये कहा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और एक राज्यपाल जो है यहाँ पर कहा गया है ये 7वें संविधान अधिनियम 1956 के तहत इसके प्रावधान हुआ था। वहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कहा गया है 7वां संविधान संशोधन हो जाता है 1956 में होता है, और उसके अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि जो एक व्यक्ति है वो 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसके बाद राज्यपाल पद हेतु जो योग्यताएं हैं, ये योग्यताओं की बात करता है आर्टिकल 157 की बात करेंगे। ठीक है, जो आपके राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं होती हैं, और यहाँ कहा गया है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका हो, वो राज्यपाल पद के लिए योग्य माना जाएगा। इसके बाद कुछ शर्तें भी हैं, जो शर्तें होती हैं वो क्या क्या हो जाएंगी राज्यपाल पद के लिए। तो यहाँ पर दिखाया गया अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। ये शर्तें हैं आपकी 1, 2 और 3। कौन कौन सी हो जाएंगी, तो राज्यपाल को संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो राज्यपाल को संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका होना चाहिए, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, और कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियां और भत्तों को कम भी नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने जो शर्तें हो जाती हैं राज्यपाल बनने के लिए। अब बात करेंगे इनकी नियुक्ति और पदावधि से संबंधित। तो नियुक्ति हो जाती है इनके अनुच्छेद 155 के अनुसार, और राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। यानी आपको ये याद रखना है जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो हो जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और ये कहा गया है अनुच्छेद 156 के तहत। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित जो त्यागपत्र देकर अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित करेगा और कहेगा कि राष्ट्रपति जी, मैं अब जो है अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया मेरा जो त्यागपत्र है वो स्वीकार करें। तो ये राष्ट्रपति को जो है संबोधित करना पड़ेगा और अपना त्यागपत्र ये उनको दे सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। तो जो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करते हैं वो या तो आपके मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं उनकी अनुपस्थिति में जो आपके न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनको जो है फिर शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो जो है शपथ दिलाएंगे आपके राज्यपाल को। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो है आपका वेतन। वेतन राज्यपाल की बात की गई है तो राज्यपाल का जो वेतन है वो है 3,50,000 रुपये महीना, यानी मासिक। 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर वो कार्यभार जो है ग्रहण करता है तो उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवतरित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति कह देगा कि भाई 2 जगह का ये काम देख रहा है तो इनको जो है थोड़ा सा फालतू वेतन दे दिया जाए, यानी जो अवधारित अतिरिक्त वेतन है वो उनको प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। जब तक राज्यपाल अपने पद पर है तो तब तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है और उनको आपराधिक कार्रवाई का जो आदेश है वो जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार
द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उप राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। यानी ये जो आपने नाम देखे हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनमें आपके जो हैं राज्यपाल नहीं होते, इनमें आपके देखने को मिलेंगे उपराज्यपाल। ठीक है, तो वहाँ का जो देखरेख करेगा वो करेगा उपराज्यपाल। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ कहा गया है पंजाब का जो राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके कार्य, वर्क और पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, वर्क और पावर ऑफ द गवर्नर तो क्या क्या हो जाती हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगी जो कार्यकारी शक्ति हैं, जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं राज्यपाल की वो क्या हो जाएंगी। तो राज्यपाल मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल है ये करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री के कहने पर जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति करेगा वो भी करेगा आपका राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो करता है परंतु उन्हें हटा नहीं सकता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक है, तो किसकी बात कही गई है, तो ये कही गई है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं। इसके बाद राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल है ये विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। इसके बाद राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, जो महाधिवक्ता होता है राज्य में उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जो राज्यपाल है राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेगा, वो हो जाएगा राज्यपाल। और राज्य के प्रशासन के संदर्भ में मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं भी प्राप्त करता रहता है राज्यपाल। इसके बाद राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसकी जो कुल संख्या जो सदस्य संख्या है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का काम भी करता है राज्यपाल। और ये कहाँ से लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से ये लिए जाते हैं। इसके बाद जो राज्यपाल की आ जाएंगी विधायी शक्तियाँ। ठीक है, विधायी शक्तियों से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ कहा गया राज्यपाल राज्य का विधानमंडल का अंग होता है। जो राज्यपाल है राज्य विधानमंडल का अंग होता है, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है। जो राज्यपाल है जो राज्य के विधानमंडल है उसका जो सत्र होता है उसको आहूत करने का कार्य करता है, और जो सत्र होता है उसको सत्रावसान करने का कार्य भी करता है राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है। विघटित करने का काम भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। जो राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक पारित हुआ है तो उस पर जो है राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य है। अगर राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा उन पर तो वो अधिनियम नहीं बनेगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम बनता है। इसके बाद यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल या सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है 213 के अनुसार। राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश है वो 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं होता है तो उसको भी स्वतः समाप्त वो माना जाएगा। ठीक है, जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश दिया गया है 6 सप्ताह के भीतर अगर विधानमंडल द्वारा ये अनुमोदित नहीं होता है तो उसको स्वतः समाप्त वो माना जाएगा। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। धन विधेयक को वापस नहीं भेजा जाएगा और जो बाकी हैं उनको जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है राज्यपाल।
इसके अलावा परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य हो जाएगा। अगर कोई भी विधेयक है और वो राज्यपाल के पास दोबारा जाता है, एक बार तो उन्होंने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, फिर वो दोबारा जाएगा, तो दोबारा जो है बाध्य हो जाएंगे वो, उसके बाद वो उसको वापस नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 200 के अनुसार। ठीक है, तो राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या फिर अनुमति रोक लेता है या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित भी रख सकता है 200 के अनुसार। इसके बाद अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाएगा कि यह विधेयक पर अनुमति देता है या फिर अनुमति को रोक लेता है, और ये कहा गया है अनुच्छेद 201 के अनुसार। न्यायिक शक्तियों की बात की गई है। जो न्यायिक शक्तियां हैं आपकी, तो न्यायिक शक्तियां क्या क्या हो जाती हैं राज्यपाल की, तो यहाँ कहा गया है अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका परिलंबन करना, विराम करना या परिहार करने की या फिर दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। किसको है, तो ये हो जाती है आपकी राज्यपाल को। ठीक है, तो दंड को क्षमा करना, विराम करना, परिहार करने की या दंड के निलंबन की, लघुकरण की जो शक्ति है वो भी आपकी राज्यपाल के पास हो जाती है। इसके बाद राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से ही करता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, जो राज्यपाल है अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो उस पर जो है क्षमा प्रदान नहीं करेगा राज्यपाल, बाकी जो दंड है उनको क्षमा करने का काम कर देगा, लेकिन मृत्यु दंड के मामले में भी राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला पॉइंट बनता है आपको जो वित्तीय शक्तियां होती हैं राज्यपाल की वो कौन कौन सी होती हैं। तो विधायी शक्तियां कौन कौन सी हो जाएंगी। जो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना, यानी राज्यपाल जब तक अनुमति नहीं देगा कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल अनुमति देगा उसके बाद ही कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है और ये होता है आर्टिकल 202 के अनुसार। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप बजट के नाम से भी जानते हैं, तो बजट जो नाम है ये आपका संविधान में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बजट की जगह लिखा होता मिलेगा वहाँ पर आपको वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से दे सकता है। अग्रिम रूप से धन दे सकता है राज्य की आकस्मिक निधि से किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए, और वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो कब किया जाता है, जो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाती हैं आपकी जो आपातकाल शक्तियाँ दी गई हैं, आपातकालीन शक्तियाँ राज्यपाल की, वो कौन कौन सी हो जाती हैं। तो यहाँ कहा गया जब राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर कथित राष्ट्रपति शासन यानी 356 लागू करने के लिए परामर्श देता है। ये राज्यपाल बताएगा कि राज्य में जो है कानून व्यवस्था या फिर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ये खबर दी जाएगी राष्ट्रपति को। उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, और इसका जो आर्टिकल है वो होता है आर्टिकल 356। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन का जो आपातकाल लगेगा वो 356 के अनुसार लग जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट बनता है इम्पोर्टेंट, ये बनता है आपका मुख्यमंत्री। तो यहाँ कहा गया है आपके मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री होता है। जो राज्य में मंत्रिपरिषद है, मंत्रियों का जो प्रधान होता है उसको कहा जाता है मुख्यमंत्री। इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा जो है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है, क्योंकि वहाँ पर उपराज्यपाल है। दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इतना आपसे पूछा जाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर, वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाएंगी। और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाने का जो काम है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाएगा और जो मुख्यमंत्री ने उन मुख्यमंत्री के परामर्श से जो अन्य मंत्री बने हैं उनको भी जो शपथ दिलाने का काम करता है आपका राज्यपाल। और यहाँ बात की गई है 51वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ है, उसके द्वारा स्थापित अनुच्छेद 164(1) के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल जो संख्या है वो भी मुख्यमंत्रियों सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 164 के अनुसार। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से होगी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यमंत्री जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के अधीन जो होती है। इसके बाद अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नहीं बना रहेगा उसकी जो है अवधि समाप्त कर दी जाएगी और मंत्री पद से उसको हटा दिया जाएगा। जब किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरा जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। जो मुख्यमंत्री है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। और अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को समय समय पर देता रहेगा। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान की कड़ी जो है ये मानी जाती है। जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए उसके बीच की कड़ी उसको माना जाएगा मुख्यमंत्री को। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है ये आ जाता है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। और राज्य विधानमंडल का जो निर्माण है राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन यानी विधानसभा या दोनों सदनों के विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। ठीक है, तो ये कहा गया है जो राज्य विधानमंडल का निर्माण है वो राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन या फिर दोनों सदनों से मिलकर होता है। और इसको जो है यहाँ पर दिखाया गया ये आपकी विधान परिषद हो जाती है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। और इसका जो उल्लेख है वो किया गया है आपका अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित जो मत देने वाले सदस्य हैं कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, तब जो है ये आपका संसद विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है। ठीक है, तो ये कहा गया है आपका 169 के अनुसार। इसके बाद अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया है। जो विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है ये आर्टिकल 171 के तहत देखने को मिल जाएगा। और वर्तमान की बात करते हैं तो ये जो वर्तमान में 6 राज्यों में आपकी विधान परिषदों का गठन किया गया है और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी इनको माना जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है आपको ये, तो ये देखने को मिलेगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हो जाती हैं, तो ये सीटें हो जाती हैं विधान परिषद की आपकी 58। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी विधान परिषद, 100 सीटें यहाँ पर हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा सीटें विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में ही हैं। कर्नाटक में हो जाएंगी 75 सीटें, तेलंगाना में 40 हो जाएंगे और बिहार में आपकी हो जाती हैं 75 सीटें। और महाराष्ट्र यहाँ पर दिखाया गया तो महाराष्ट्र में आपकी हो जाएंगी
78 सीटें। ठीक है, तो ये कही गई हैं विधान परिषद के गठन के बारे में। इसके बाद विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जो विधान परिषद है ये विधानमंडल का उच्च सदन माना जाएगा। एक होती है विधानसभा, वो निम्न सदन होता है, और एक होती है विधान परिषद, ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ये उसी तरह से है जिस तरह से भारत में राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य में आपकी विधान परिषद और विधानसभा देखने को मिलती है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए जो आपके विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है। और यहाँ कहा गया है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो हो जाती है आपकी 30 वर्ष। विधान परिषद की बात की गई है, अगर विधानसभा पूछी जाएगी तो वहाँ पर आपका 25 वर्ष देखने को मिलेगा। और यहाँ पर विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और राज्यसभा की तरह जो है ये काम करती है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उसके स्थान पर नवीन सदस्यों का जो है निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 171(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके अनुसार किया जाएगा? आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व पद्धति है उसके अनुसार, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है। इसके बाद यहाँ कहा गया जो विधान परिषद के कुल सदस्य हैं उनमें 1/3 सदस्यों को जो निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उसी तरह से 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और 1/12 सदस्य जो माध्यमिक अथवा उच्च विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा लिया जाता है, और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं 1/6 सदस्य उनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ से जो है सदस्य आते हैं विधान परिषद में ये भी आपको देखना है। इसके बाद जो आपके मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा उनमें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा में जो विशेष अनुभव रखते हैं उनको जो है यहाँ पर मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद के सदस्य अपने में एक सभापति और एक सभापति को चुनते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो अपने में से एक सभापति को चुन लेंगे और एक आपके उपसभापति को चुनने का कार्य कर सकते हैं। विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक दूसरे को संबोधित करके अपने त्याग पत्र देते हैं। यानी ये कहा गया है जो सभापति है अगर उसको त्याग पत्र देना है तो वो देगा उपसभापति को, और उसी तरह से अगर उपसभापति को त्याग पत्र देना है तो वो जो त्याग पत्र देगा वो दे देगा आपका सभापति को संबोधित करके। ठीक है, तो ठीक है सभापति जी मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ, कृपया मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें। तो ये बात हो गई है आपकी त्याग पत्र की। अब यहाँ बात करेंगे सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस आशय की लिखित सूचना सदन को 14 दिन पूर्व ही देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सभापति जी हट जाइए और सभापति जी हट गए, तो ऐसा नहीं होता है। 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है, उसके बाद उस पर निर्णय किया जाता है। और अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है विधानसभा। अभी हमने देखी है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और यहाँ पर अब हमारी चलेगी ये विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एमएलए देखने को आपको मिलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बात की गई अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलाकर होगा। जो आपकी विधानमंडल है, विधानमंडल का जो गठन किया जाएगा उसमें आपकी विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल का गठन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए, जो विधायी कार्य होते हैं उनके संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान भी किया जाता है। विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, वहीं विधान जो परिषद थी उसको कहा गया है उच्च सदन, और यहाँ पर विधानसभा की बात करेंगे तो इसको जो है निम्न सदन कहा जाता है। और अनुच्छेद
70 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख भी किया गया है। तो ये जो विधानसभा की संरचना का उल्लेख है ये किया गया है अनुच्छेद 170 के अनुसार। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसके आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो जाएगा। और ये कहा गया है जो 87वां संविधान संशोधन है अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित होता है। इसके बाद विधानसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। वहीं अगर बात करेंगे जो आपकी विधान परिषद होती है तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का, ठीक है। लेकिन यहाँ बात की गई विधानसभा की तो 5 वर्ष का कार्यकाल विधानसभा के सदस्यों का देखने को मिल जाएगा। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो उसको जो है 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है विधानसभा को। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो हो जाती है आपकी 25 वर्ष, ठीक है। ये होती है विधानसभा के न्यूनतम आयु सीमा। विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी किया जाता है। तो वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाएगा। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने होते हैं तो 500 और न्यूनतम होते हैं यहाँ पर 60। लेकिन यहाँ पर कहा गया है जो अपवाद रूप हैं, क्योंकि गोवा में जो है इतनी सीटें नहीं है। गोवा में और मिजोरम में आपकी 40 सीटें देखने को मिल जाएगी। वहीं सिक्किम में और भी कम है, यानी 32 सीटें केवल सिक्किम में देखने को मिलेगी। लेकिन कहा क्या गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 मेंबर होने चाहिए और न्यूनतम 60 होने चाहिए। लेकिन जब गोवा में 60 है ही नहीं, मिजोरम में 60 है ही नहीं और सिक्किम में भी 60 नहीं है, तो ये जो है इसके अपवाद के रूप में इनको देखा जा सकता है विधानसभा जो सदस्यों के संख्या के रूप में, ठीक है। तो यहाँ आपने समझ लिया गोवा मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है, लेकिन न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक निगाह में ही, जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम इसको लिस्ट को देखेंगे कितने जो विधानसभा के सदस्य हैं किस किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं पूरी तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपके जो सदस्य होते हैं विधानसभा के वो 175 हो जाएंगे। सामान्य जाति के 139 हो जाएंगे। अनुसूचित की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं 29 और एसटी की बात करेंगे यानी अनुसूचित जनजाति में हो जाते हैं आपके 7। इस तरह से जो है पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देख लेनी है। तेलंगाना के 119 सदस्य हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हो जाती हैं आपकी 60 सीटें। असम में 126 हो जाएंगी। बिहार में 243, छत्तीसगढ़ में 90 हो जाएंगे। गोवा में हो जाती हैं 40 और गुजरात में आपकी 182 सीट मिल जाएंगी विधानसभा की देखने को। हरियाणा में 90 हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटक में 224, केरल में हो जाएंगी 140 सीट विधानसभा की, मध्य प्रदेश में 230 और इसके बाद आ जाती है आपकी महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में हो जाएंगी 60, मेघालय में 60, मिजोरम में 40, नागालैंड में 60 और इसके अलावा और भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर दिखाया गया उड़ीसा में 147, पंजाब में आपकी 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32 हैं और तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60 और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछी जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका उत्तर प्रदेश, यानी 403 सीटें विधानसभा की देखने को मिलेंगी आपकी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करेंगे तो 70 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश की और पश्चिम बंगाल में 294 सीट देखने को मिल जाएंगी विधानसभा की, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा तो क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगर जनरल की बात करेंगे तो 317 सीटें हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में। एससी में हो जाती हैं 84 और एसटी की केवल 2 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं विधानसभा के लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो 90 हो जाते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली में 70 सीटें हो जाती हैं। पुदुचेरी में हो जाएंगी आपकी 30 सीटें। यहाँ कहा गया है 1 सीट बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित है और 3 सीटें मनोनीत यानी केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर मनोनीत की गई हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। विधानसभा के सदस्य अपने में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये अपने में से ही करते हैं, एक अध्यक्ष का चुनाव और एक आपके उपाध्यक्ष का चुनाव। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है
इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो बताएगा कि ये जो विधेयक है धन विधेयक है या फिर नहीं है। इसका निर्णय केवल वो अध्यक्ष ही कर सकता है विधानसभा का। विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतः मतदान नहीं करता है। ठीक है, जो विधानसभा का अध्यक्ष है किसी भी सदन में किसी विषय पर सामान्यतः मतदान नहीं करेगा, लेकिन मत बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत देने का अधिकारी माना जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाएगा कास्टिंग वोट। ठीक है, तो कास्टिंग वोट देने का काम कौन करेगा? ये करेगा आपका विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अध्यक्ष तो संबोधित करेगा उपाध्यक्ष को। अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है अपने पद से तो उपाध्यक्ष को देगा, और अगर उपाध्यक्ष देगा तो वो कहेगा अध्यक्ष जी मेरा जो है त्यागपत्र स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तो अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष देगा आपका अध्यक्ष को। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्यतः बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व ही देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो विधानसभा सदस्य जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा की जो बैठक की घनपूर्ति होती है वो होती है आपकी 1/10। ठीक है, जो बैठक की घनपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 माना जाएगा। विधानमंडल के कार्य और शक्तियां, जो विधानमंडल है उसके कार्य और उनकी शक्तियां क्या क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो यहाँ कहा गया है विधानमंडल को राजसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये विधानमंडल है, राजसूची के विषयों पर ये कानून बना सकता है, ये अधिकार इसके पास हो जाएगा। विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची होती है, इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी कानून बना सकता है, परंतु इस कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल के सम्मुख सदन के पटल पर रखा जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो धन विधेयक है वो सबसे पहले आपका विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात ही विधान परिषद में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जा सकता है। इसके अलावा यदि विधान परिषद कोई धन विधेयक 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया जाता है तो उस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित भी मान लिया जाएगा और उसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए सीधे भेज दिया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल से कह दिया जाएगा चलो जी अब आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। इसके बाद विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा द्वारा ही, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है ये आपकी समझ में आ रहा है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपकी परीक्षा में। और कल जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और इसके अलावा बाकी टॉपिक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बाकी टॉपिक भी हैं। यहाँ पर पंचायती राज की बात करेंगे कल हम, नगर पालिकाएँ, केंद्र शासित संबंध, तो ये सब जो है कल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। नीति आयोग की भी हम कल बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, तो ये सब जो है आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। और कल का जो हमारा वीडियो होगा ये हमारा लास्ट वीडियो होगा कल का। ठीक है, तो फिलहाल जो आज का हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। ये आज का जो हमारा था 7 नंबर का, कल हो जाएगा 8 नंबर का। और इससे पहले हमारे जो 6 वीडियो जो है यहाँ पर हमने अपलोड कर दिए हैं इसी सीरीज़ के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।